हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जैसा कि आप सभी ने कहा था कि सर एक रिवीजन की शॉर्ट वीडियो बनाइएगा, तो मैं आपके सबसे पहले बात कर रहा हूँ वेक्टर्स की। वेक्टर्स में किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका था वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। इसमें टर्म्स बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। ए इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, B is magnitude of vector B, and theta is angle between the two vectors. Theta is angle between tails of two vectors. जो दो वेक्टर्स हैं ना, उनकी टेल के बीच के एंगल को हम थीटा कहते हैं। अब ध्यान रखें, A एंड B जो भी दो वेक्टर्स लोगे दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम यहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड को ही पुट कर रहे हैं। हम कहीं से भी डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे। वेक्टर में प्लस और माइनस डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये तो हो गई आपकी बात रिजल्टेंट। अब बात आती है रिजल्टेंट वर्ड क्या समझाता है। रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए चेंज निकालें, चेंज का मतलब है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगर मैंने ये फॉर्मूला रिजल्टेंट के लिए लिखा है, मतलब ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए है। अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स निकालना पड़े तो क्या किया जाए। देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स अगर हमें करना है तो वी मस्ट यूज़ अनदर फार्मूला, जिसे मैं कहता हूँ आर। ये सिंबल तो आर ही यूज़ कर रहा हूँ। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और ये पूरी क्वांटिटी भी अंडर रूट में। यहाँ और यहाँ सब चीज़ें सेम है। ए एंड बी आर ऑलवेज पॉजिटिव, थीटा इज एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर। बट यहाँ पर आर क्या है, इट इज़ चेंज ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर चेंज ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज़। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है। जैसे एक वेक्टर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने का बेसिक फॉर्म या तरीका होता है मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन इज़ नोन एज वेक्टर। तो हमारे पास हम 3 डायमेंशंस में बात करते हैं, 3 डायमेंशंस में डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं। तो अगर कोई एक वेक्टर जो है, जैसे एक एग्जांपल के लिए एक फोर्स लग रहा है किसी भी एक बॉल के ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब बात करी जाएगी इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो, वो कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो, और वो कंपोनेंट जो जेड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो, उसके मैग्नीट्यूड एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। कंपोनेंट मतलब पार्ट, और कंपोनेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इस ए वेक्टर का वो पार्ट, वो मैग्नीट्यूड जो एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो ए एक्स तो मैग्नीट्यूड होगा और आई कैप डायरेक्शन को शो करेगा। ए वाई मैग्नीट्यूड होगा, जे कैप डायरेक्शन को शो करेगा। ए जेड मैग्नीट्यूड होगा, के कैप डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा। यूनिट वेक्टर ए कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब मैं इस जनरल फॉर्म से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो मुझे एग्जांपल के लिए एक वेक्टर ए लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं, लेट वेक्टर ए इज़ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है। इसका मतलब है ये कोई एक वेक्टर ए है जिसका 1 मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में, 2 मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन में, और 2 मैग्नीट्यूड ही जेड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो वेक्टर तो ऑलरेडी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड का तरीका होता है ए एक्स स्क्वायर
AY² प्लस AZ²। अच्छा, ये समझ में ना आए, मतलब ये है आई कैप के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशेंट का स्क्वायर। देखो इवन दो माइनस में भी होगा ना तो आपको प्लस, क्योंकि माइनस और इसमें जो भी मैग्नीट्यूड के साथ माइनस लगा होता है ना, वो मैग्नीट्यूड का नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है, वो एक्चुअली डायरेक्शन की तरफ शो करता है। ठीक है, हम यहाँ पुट करें 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। वैसे ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस क्वांटिटी होगी, रख भी दिया आपने गलती से तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होके वैसे पॉजिटिव हो जाएगा। 1 + 4 अंडर रूट इट विल गिव 9 अंडर रूट दैट इज़ 3। तो मैग्नीट्यूड ए का आ गया। अब हम यहाँ से ए कैप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका ए कैप क्या बन जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको अगर लिखें तो आई कैप बाई 3 2/3 जे कैप 2/3 के कैप। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ना इससे रिलेटेड मिल सकते हैं। मतलब बोल दिया जाएगा वेक्टर जो भी दिया गया है इट इज़ अ यूनिट वेक्टर, कोई एक वेक्टर यूनिट वेक्टर दे दिया जाएगा और उसमें कोई एक टर्म मिसिंग कर देंगे। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है, एक यूनिट वेक्टर वो होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर, आप पीछे पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो भी उसकी वैल्यू है वो डायरेक्शन को शो करे सिर्फ, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और चलते हैं आगे। एक कोई यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ है, कैप से लिखा है, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर, आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस 3 के कैप। इसको यूनिट वेक्टर होने के लिए एम की वैल्यू फाइंड करें। फाइंड एम सो दैट ए कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, m की क्या वैल्यू हो कि एक यूनिट वेक्टर हो, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है। तो इसे चलो वेक्टर ही मान लेते हैं। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालो, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट दैट इज़ 10 + m स्क्वायर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। और हम जानते हैं अगर ये यूनिट वेक्टर है, इफ़ इट इज़ अ यूनिट वेक्टर देन इट्स मैग्नीट्यूड मस्ट बी 1। तो इस क्वांटिटी को 1 के बराबर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो आपको बनेगा 10 + m स्क्वायर इक्वल टू 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू -9, सो m इज इक्वल टू अंडर रूट -9। ठीक है, एक इमेजनरी टर्म बनेगी। इस तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, याद रखिए मैंने अभी क्या बोला, इमेजनरी टर्म का मतलब क्या है, अंडर रूट में कभी नेगेटिव क्वांटिटी आए तो इस रिज़ल्ट को नॉन रियल, इस तरह के रिज़ल्ट को नॉन रियल और इमेजिनरी कहा जाता है, इमेजिनरी सॉल्यूशन कहा जाता है, या फिर रूट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई वेक्टर से यहाँ तक की। अब आप लोगों से बहुत बार एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा जाता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट याद करिए। ठीक है, वेक्टर ए डॉट टू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और ए डॉट बी बहुत सिंपल है, उसमें बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जैसे ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 7 के कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर बी दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। फाइंड एंगल बिटवीन दैम।
बस सीधा है। अगर आपको दो वेक्टर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दे दे, डॉट प्रोडक्ट निकालिए। मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन अलग होता है। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या है, मतलब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। उसके लिए ज़रूरी क्या है, डॉट प्रोडक्ट ज़रूरी है, ए और बी का मैग्नीट्यूड ज़रूरी है। हम दो काम करेंगे। पहले तो डॉट प्रोडक्ट मतलब आई और आई वाले मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, और किसी का किसी से नहीं। आई और आई के कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करो, आई कैप का कोफिशेंट और आई कैप, मैं अब आई ही बोलूँगा। आई और आई का कोफिशेंट 1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है। जे और जे के कोफिशेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो यहाँ 2 है और इसका 1 है, इट इज़ 2। 7 के का कोफिशेंट 7, के का कोफिशेंट 3, तो 7 3 ज़ा 21। ओवरऑल कितना हो गया बेटा, ये 24। तो ये तो निकल गया। अब बात करते हैं ए का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है आई के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशेंट का स्क्वायर, और सबका ले लो अंडर रूट। देखिए आई का कोफिशेंट 1, जे का कोफिशेंट 1, के का कोफिशेंट 7, इनके अलग अलग से स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। दिस विल प्रोवाइड 51 अंडर रूट। सिमिलरली बी का निकालिए। आई का कोफिशेंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशेंट 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशेंट 3 तो 3 का स्क्वायर। ये पूरी क्वांटिटी देगी 1 प्लस 4 प्लस 9, दिस विल गिव रूट 40, ठीक है। हमें दोनों वैल्यू मिल गए, इस फॉर्मूले में पुट करो। ए डॉट बी 24 इज इक्वल टू वेक्टर ए 51 अंडर रूट, वेक्टर बी अंडर रूट 14 कॉस थीटा। एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे अंडर रूट एम मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एन, अगर ये दो टर्म्स इन पे सेम पावर हो, बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दो के लिए होता है, तो वो पावर दोनों पे कॉमन रख दीजिए, और इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड में भी, लेकिन प्लस माइनस में ये फॉलो नहीं होता। तो इट इज़ 24 अंडर रूट 51 मल्टीप्लाई बाई 14, और ये हो गया कॉस थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन अंडर रूट 51 मल्टीप्लाई बाई 14। व्हाट इज़ थीटा, आपको ऑप्शन में ऐसा मिलेगा, कॉस की पावर -1 24 अपॉन अंडर रूट 51 इंटू 14। ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा। बेटा अब बात रही मिसिंग टर्म वाली, तो बेटा मिसिंग टर्म पे मैंने एग्जैक्टली वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको एग्जैक्टली बताए हुए हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ उसी वीडियो से आपको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ कि मिसिंग टर्म को कैसे निकालना है। ओके, चलो एक तो मैं आपको स्केलर का तो बताता हूँ, वेक्टर का जो बना हुआ था वही कंसिडर करेंगे। चलो देखो, जैसे दिया हुआ है कि ये वेक्टर ए है, ठीक। वेक्टर ए इज़ 1 जे माइनस के माइनस जे प्लस 2k, एंड वेक्टर बी इज़ 2i माइनस 3j प्लस xk. If these two are perpendicular, vector A is perpendicular to vector B, find x. ध्यान रखें, आपको ना इन एंगल के हिसाब से बातें करनी है। परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। 90 या फिर 270 डिग्री पर हमेशा डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी कॉस थीटा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाए तो इसमें से x बड़ी आसानी से निकल जाएगा। क्रॉस का भी यूज़ करना, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की जो ये राइट हैंड साइड है ये 0 के इक्वल हो जाए। अब बात ये है कि अगर हम बात करें a डॉट बी, मुझे a नहीं पता b नहीं पता, सिर्फ इतनी सी बात करो, कॉस 90 डिग्री है तो ये टर्म क्या 0 होगी, तो डॉट अगर परपेंडिकुलर हैं तो 90 होगा। 270 पर भी ये क्या होगा 0 होता है कि कॉस जो है 90 डिग्री पर भी 0 होता है और कॉस थीटा 270 डिग्री पर भी 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इसी का यूज़ हो रहा है। तो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो मिसिंग टर्म अगर परपेंडिकुलर के केस में निकालनी है तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो और उसको 0 के इक्वल कर देंगे, एज इट इज़
एंगल बिटवीन द वेक्टर इज़ 90 डिग्री। तो डॉट निकालने का तरीका, आई और आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, फिर प्लस जे जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, प्लस के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। आई का कोफिशिएंट 1, आई का कोफिशिएंट 2, तो मल्टीप्लिकेशन हुआ 2। जे का कोफिशिएंट -1, जे का कोफिशिएंट -3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन +3। के का कोफिशिएंट 2, के का कोफिशिएंट x, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x। वैल्यू कितनी हुई 5 + 2x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ए डॉट बी, अब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड आए ए और बी का, cos 90 तो 0 ही होता है, तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी 0। तो 5 + 2x = 0, 2x = -5, सो व्हाट इज़ x, x इज़ -5/2। इस तरीके से आप मिसिंग टर्म को निकालोगे। ठीक है, अब मैं वेक्टर्स की बात करूं, स्केलर, अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, जो भी कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये बोल दिया जाए दीज आर पैरेलल, ठीक है, एंड एंटी पैरेलल। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो पूरा लिख देता हूँ। अगर ये दो वेक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं, इसका मतलब है ए एंड बी के बीच का जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री है और या फिर 180 डिग्री है। अगर इन दो एंगल में से कुछ आए तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रख देना, सीधा आपकी मिसिंग टर्म निकल जाएगी। कारण भी है उसका, समझिए। ए डॉट बी इस वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा 0 पे भी 0 होता है, 180 पे भी 0 होता है। ठीक है, इन दो चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। साथ के साथ एक और बात बता दूं, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है और कॉस 180 डिग्री पे -1 होता है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, पैरेलल के केस में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेकिन अब मैं ले रहा हूँ सिर्फ 2 डायमेंशन का, क्योंकि मैं पूरी की पूरी क्रॉस प्रोडक्ट की आपको वीडियो रेफ़र करता हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। शॉर्ट में अगर बताऊँ तो सिर्फ मैं 2D का बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह सके। ठीक है, जैसे दिया है कि वेक्टर 2i, ठीक है, प्लस 4j, और देखना है मुझे दूसरा वेक्टर b है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका जैसे कि मैं कहता हूँ 8i प्लस यहाँ पर दे दिया xj। इस वैल्यू को निकालना अगर वेक्टर एंटी पैरेलल है तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इनके जो कोफिशिएंट होंगे ना उनके रेशियो को इक्वल कर दो। ठीक है, इसको कैंसिल किया 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इज 16, काम ख़त्म। अच्छा, 3 डायमेंशन में भी क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है पैरेलल एंटी पैरेलल मिसिंग टर्म निकालने के लिए। मैं एक बार इसको जनरली लिख के देता हूँ। वेक्टर ए इज़ axi कैप प्लस bxj कैप, सॉरी ayj कैप प्लस az k कैप। सिमिलरली वेक्टर बी जो है वो होता है bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bz k कैप। अगर आपको ये दो टर्म दे रहा है ना तो बहुत बेसिकली ये लगा दो इक्वल 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 कर दो, आपका जो मिसिंग टर्म का आंसर अपने आप आ जाएगा। देख लीजिए, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में बात करें तो ये देख लीजिए, जैसे लिखा i प्लस 3j प्लस 7k, वेक्टर बी दे रखा है आपको। ठीक है, इट इज़ 3i प्लस कोई मिसिंग टर्म है प्लस ये 21k है। मिसिंग टर्म निकालनी है तो इनके कोफिशिएंट का 1/3, 3/x, 7/21, किसी भी दो को इक्वल कर दो। इन दो को इक्वल करा तो x इज़ 9, इन दो को इक्वल करा 3/x = 7/21, कैंसिल किया x इज़ 9, वैल्यू सेम ही आएगी, दोनों में से किसी भी को कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको पूरा वहाँ पर सिखाया था। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीधा का सीधा आएंगे। स्टूडेंट्स, अब सीधे ही हम लोग आ रहे हैं किस टॉपिक के ऊपर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। वेक्टर से ही कनेक्ट कर रहा हूँ इसे। 2-3 चीज़ें आप लोगों को पहले से पता है। किसी भी वेक्टर में वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर, तो dx/dt
आपका क्या होता है, वेलोसिटी होता है। व्हाट इज एक्स, एक्स इज पोजीशन, डी मतलब चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। याद रखिएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर चेंज इन डिस्प्ले पोजीशन, बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बताते हैं, डिस्टेंस में डायरेक्शन को बताया नहीं जाता। अगली चीज़ एक्सेलरेशन इज डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, इन दो चीज़ों का ध्यान रखिए। मैंने ऑर्डर समझाया था एक बार, पोजीशन से अगर हमें वेलोसिटी पहुंचना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो आप पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, यू विल गेट द वेलोसिटी। वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। अब इसका यूज़ वेक्टर से कैसा, समझिएगा। आपको ना पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और ये क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। 2t i कैप 3t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप क्या देता है, डिटरमाइन वेलोसिटी, डिटरमाइन वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, एट 4 सेकेंड। जब 4 सेकेंड बीत गई होगी उस समय, मतलब ये इंस्टेंटेनियस बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा है। इंस्टेंटेनियस निकालनी है, मतलब एट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी होगी, तो इसको ना डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम इसे करेंगे डी बाई डी टी। देखो अगर ये जो एक्स का, एक्स जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें कांस्टेंट के अलावा दूसरी टर्म टी है, तो डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा। और दूसरी बात, निकालना ही वेलोसिटी है, पोजीशन से वेलोसिटी पर कैसे जाओगे, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे। ये तो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, एक्स भी आ सकता है नीचे टी भी, लेकिन वेलोसिटी के लिए टी आता है तो टी को लेंगे। ये सारी बेसिक चीज़ें बेटा रिवीजन है, ये उसमें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो ऑपरेटर है ये सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मेरे को जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। 3 मल्टीप्लाई, बेटा इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 बाहर, टी का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, 3t स्क्वायर, तो 3 कांस्टेंट है बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t आई कैप, प्लस 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो वी गेट 2i कैप प्लस 6t j कैप। ये हुआ डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन। अब टाइम की टर्म में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टाइम पर डिपेंडेंट है, तो टाइम 4 सेकेंड एट 4 सेकेंड वेलोसिटी की वैल्यू, तो यहाँ पर जो टाइम वेरिएबल है उसके अंदर आप 4 सेकेंड की वैल्यू रख दीजिए, 2i कैप प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 4 j कैप, इट इज़ 2i कैप प्लस 24 j कैप, इट इज़ वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। अब साथ में इसी में ये बोल दे कैलकुलेट स्पीड एट इंस्टेंट ऑफ 4 सेकेंड। बेटा वेलोसिटी है, मतलब इसके अंदर स्पीड अपने आप ही अंदर छुपी हुई है, तो अगर स्पीड निकालनी है, स्पीड एट 4 सेकेंड, एरो नहीं है इसका मतलब स्पीड, तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, 24 के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 24 का स्क्वायर कर लेना साइड बाय, 16 का 1, 8 एक 9, 4 6 17 5 76, इट इज़ 580 अंडर रूट मीटर पर सेकेंड। ये हो गई स्पीड। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने किस तरह का यूज़ हो सकता है वेक्टर का वेलोसिटी एंड स्पीड निकालने में। आगे चलते हैं, यही एक्सप्रेशन आपके लिए उल्टा भी हो सकता है। अब मैं पिछले में बता दूं, डिफरेंशिएशन का एक बेसिक फार्मूला यूज़ हुआ, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करो, तो देखो ये एक्सप्रेशन जिस टर्म में होगा उसी टर्म में डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर के साथ लगेगा, तो ये होगा n(x(n-1). अब अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे किया जाता है, वो होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब बात आती है कब हमें इंटीग्रेट करना है, कब डिफरेंशिएट करना है। बात ये आती है ऑर्डर की बात है, x v a। अगर डिस्प्लेसमेंट दे के वेलोसिटी पूछे
वेलोसिटी दे के एक्सेलरेशन पूछे, अगर आप इस फॉरवर्ड ऑर्डर में जा रहे हो, x से v, v से a, ऑलवेज गो फॉर डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मैं कहता हूँ x v a, आप ऐसा लिखिए, आपको v दे के x पूछे, a दे के v पूछे, तो आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। चलो अगले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया है एक्सेलरेशन का, व्हाट इज a हियर, इज एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन का एक वेक्टर है। तो मैंने लिखा 2i 3j माइनस 4k। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ये ऐसा भी लिख सकता है। ठीक है, आपको मैंने बता चुका हूँ पहले। अच्छा, ओहो गड़बड़ हो गई इसमें, तो कहीं ना कहीं तो टी तो डालना था ना, तो हम ऐसा कर देते हैं, चलो इसको नहीं ले रहे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ए जो है 2t³ आई कैप प्लस 3t जे कैप माइनस 4t² के कैप, और ये इसकी यूनिट है, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अब पूछता है फाइंड वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ 2 सेकेंड। अब आपको ना ये देखना है, आप ऑर्डर वाइज ए वी एक्स वी ए लिखें। दिया क्या है, एक्सेलरेशन, पूछा क्या है, वेलोसिटी, तो आप रिवर्स में आ रहे हो, करोगे क्या, इंटीग्रेशन। बहुत बेसिक है, सिंपल सी बात। अब देखो, ए को ए दिया हुआ है, वी पूछ रहा है, तो ए और वी में कोई रिलेशन हो वो ढूंढिए। तो ए का रिलेशन dv/dt होता है। ठीक है, अब टी वाला ही क्यों, देखो टी का फंक्शन है, वैसे है भी आपके पास एक रिलेशन, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। dv/dt इज इक्वल टू 2t³ आई कैप प्लस 3t जे कैप माइनस 4t² के कैप। सो व्हाट इज dv, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, dt प्लस 3t जे dt माइनस 4t² के कैप dt। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये इंटीग्रेशन पूरी सभी टर्म पे जाएगा, 2t³ आई कैप dt प्लस 3t जे कैप dt माइनस 4t² के कैप dt, तीनों का इंटीग्रेशन। बेटा इंटीग्रेशन में इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इधर पूछी है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। अब साथ में एक कंडीशन भी देगा ये, तो यहाँ ये दे रहा है साथ में क्या है। ठीक है, बेटा इंटीग्रेशन में आपको कंडीशन ज़रूर देगा, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा। इनिशियली जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, 2 सेकंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है। एक इंटीग्रेशन में LHS और RHS मिला के 4 लिमिट्स होती हैं, अगर 3 गिवन होना तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ DV है, ये लोअर लिमिट इनिशियली जब टाइम क्या है 0 है, उस समय वेलोसिटी 0, और फाइनली हमने मान लिया V, लेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड बी V मान लो उसे, तो V दे दिया। टाइम शुरुआत में 0 था और 0 से 2 सेकेंड, 0 था 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, वैसे मैं यहीं पुट कर देना था 0 से 2 सेकेंड, अंदर गया वो इंटीग्रेशन में, यहीं पुट कर दिया है 0 से 2 सेकेंड, आप यहाँ भी कर सकते हो। फिर ये सबके साथ अंदर गया तो 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2 हो गया। अब क्या इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, बहुत बेसिकली dv का इंटीग्रेशन जो है वो होता है v, और इसके लिमिट 0 से v। अब यहाँ की टर्म देखिए, 2t³, बेटा 2 कांस्टेंट है, t³ का इंटीग्रेशन करना है, 2 तो बाहर आ गया। t³ का इंटीग्रेशन जो है t⁴ डिवाइडेड बाई 4, लिमिट्स रख दीजिए 0 से 2। फिर नेक्स्ट टर्म जो है इसके साथ आई कैप लगेगा, नेक्स्ट टर्म जो है 3t,
तो 3 बाहर ले लीजिए और t का इंटीग्रेशन जो है t की पावर 1 थी तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, और उसी से डिवाइड। t की पावर 1 थी तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, तो जो पावर आएगी वही इसमें डिवाइड में आती है। इसके साथ भी जे कैप जोड़ दीजिए। फिर आपकी थर्ड टर्म में माइनस बाहर है और फिर 4 है तो 4 को बाहर ले लिया और t² का इंटीग्रेशन, t² का इंटीग्रेशन t³ अपॉन 3, यहाँ पे लिमिट 0 से 2 और यहाँ पे आ जाएगा k कैप। बस आप इसको आगे का सॉल्व करिए। 2 की पावर 4 -0 i कैप प्लस, देखो बेटा मैं कांस्टेंट जो डिवाइड में उसको बाहर ले रहा हूँ क्योंकि लिमिट की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल में पुट होती है। तो 2² - 0² -4/3, 2³ -3 -0³ इस पे k कैप, ये j कैप। तो ये आपका आ जाएगा 1/2, 2 की पावर 4 16 i कैप प्लस 3/2, ये हो गया 4 -0 4 j कैप माइनस 4/3 2 पर 8 8 -0 दिस 1। तो आपका एक कंप्लीट जो हो गया 8 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 32/3 k कैप। तो आपकी जो ये वेलोसिटी आई है v - 0, वेलोसिटी एक वेक्टर की टर्म में आई है, वेलोसिटी है भी वेक्टर ही। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले, मतलब व्हाट इज़ द स्पीड, या फिर कहेगा व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दे तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। v होगा ए आई कैप के कोफिशेंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशेंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशेंट का स्क्वायर और उसको अंडर रूट सॉल्व कर लेना, यू विल गेट। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो गई हैं। नेक्स्ट पे बात आते हैं हम लोग ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पे। देखिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा। आपको ना कोई एक ग्राफ दे देगा और उसके बेस्ड पर आपसे सेकंड न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। वैसे यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोल सकता है, कॉन्सेप्चुअली पोजीशन होता है, एक ही मतलब है, मतलब पोजीशन बोले, अगर वो पोजीशन बोले, चाहे वो डिस्टेंस बोले और चाहे वो डिस्प्लेसमेंट बोले, एक ही बात है, मोर कंसेप्चुअली पोजीशन होती है। अब आपको कोई भी एक ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, सपोज दिस इज़ द ग्राफ, और आपसे ये बोल दिया जाए कैलकुलेट वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ ज़रूर देगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है आपको 2 ये मीटर्स में और ये सेकंड में। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 8, यहाँ पे ये 0 था, इट इज़ 4 सेकेंड, इट इज़ 8 सेकेंड, इट इज़ 12 सेकेंड, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये। तो आपको ना वही चीज़ देखनी है, मैंने एक चीज़ बताई हुई है एक्स वी ए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गिवन क्या है एक्स, पूछ क्या रहा है वी, तो हम देखिए गिवन से जो पूछ रहा है उसकी तरफ कैसे पहुंच रहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट। टाइम आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड वे में क्वेश्चंस आएंगे, मोस्टली मैक्सिमम केसेस में टाइम इज़ अ रेफरेंस, तो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होता है। या फिर आप देख लीजिए कि वेलोसिटी क्या होगा, dx/dt, ठीक है, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही होता है डिफरेंशिएशन। तो आपको क्या निकालना है, dx/dt। डिफरेंशिएशन अगर ग्राफ में न्यूमेरिक वैल्यू से निकालनी है तो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट्स स्लोप, और स्लोप किससे लिया जाएगा, फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस, और मोस्टली रेफरेंस एक्सिस क्या होती है,
मोस्टली रेफरेंस एक्सिस इज टाइम एक्सिस। तो देखिए क्या ये टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल टेन थीटा बना रहा है, तो देखिए टाइम एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, पैरेलल शिफ्टिंग पड़ी हुई है। तो टाइम एक्सिस को पैरेलली क्या कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। ये जो टाइम एक्सिस है इसे यहाँ से हम इस तरह से शिफ्ट करें कि इसके इनिशियल पॉइंट को टच कर सके, तो हम इसे पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। ये हमारी टाइम एक्सिस हो गई। अब बात करते हैं, ये जो ग्राफ है इसका एक पॉइंट तो टाइम एक्सिस से जुड़ गया, दूसरे पॉइंट को ऐसे जोड़ो कि वो इस टाइम एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर बने। तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो ग्राफ है टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कहलाता है हमारा स्लोप, ठीक है। और उस एंगल का टेन थीटा लेते हैं, तो इसका टेन थीटा ऑफ द ग्राफ इज़ रिप्रेजेंट द स्लोप। वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर पे परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा एक्स, ये कितना है, डेल्टा टी। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे चेंज इन टाइम होगा। ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लीजिए। चेंज इन पोजीशन की अगर बात करें, ठीक है, ये फाइनली कितना है 8। इनिशियली हाइट देखनी है, वर्टिकली यह हाइट होगी इस वैल्यूज़ के बराबर। 8 2 से लेके 8 के बीच में कितनी वैल्यू हो गई, 6, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ से आप यहाँ तक आ रहे हो 4 से 12 तक, तो कितना है ये 8। 4 से 12 8, ये आया कैसे है अगर समझना है तो बेसिकली इसको देख सकते हैं 8 से 2, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल 8 माइनस 2 दैट इज़ 6। यहाँ पर भी हम देखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज़ 12 माइनस 4 इट विल गिव 8। आपको 8 वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस विल गिव हाउ मच, 3/4। ये आपका है टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी को। ये भी कैसे पता लग जाएगा, आप चेक कर सकते हो ना। परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी। ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन चल रहा है, अब मैं दोबारा से चीज़ों को मेन वाली वीडियो में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ये ग्राफ दिया हुआ है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। आप अगेन उस सीक्वेंस को लिख लीजिए, ए एक्स वी ए। अब देखिए गिवन क्या है, पूछा क्या है। गिवन से जो पूछ रहा है उसकी तरफ आप रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हो, मतलब इंटीग्रेशन होगा रेफरेंस एक्सिस की टर्म में, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन इक्वेशन तो कोई दी भी नहीं है, तो आपको बताया था इंटीग्रेशन मीन्स एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ग्राफ और आपका जो टाइम एक्सिस है उनके बीच के एरिया को हम इंटीग्रेशन के लिए समझ सकते हैं। ग्राफ में न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई हैं। तो अब जरा कैसे किया जाए। अब इसमें याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी में हॉरिजेंटल एक्सिस से ऊपर का एरिया पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, हॉरिजेंटल एक्सिस से नीचे का एरिया नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। अगर आप इस तरह से कंसिडर ना करो तो यहाँ अगर एक्सिस पे नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव वैल्यू लेके चल लेना, अपने आप नीचे का नेगेटिव आ जाएगा। अगर इसी के करस्पॉन्डिंग स्पीड पूछे तो सब चीज़ें पॉजिटिव मॉडुलस में रखते हुए चलना। मैं दोनों चीज़ें करवा दूँगा, वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों कैलकुलेट करवा देता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया बिटवीन द ग्राफ। अब देखो हमारा ग्राफ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ग्राफ तो बेटा ये वाला है। यहाँ से यहाँ तक तो एक ग्राफ और टाइम के बीच में क्लोज पाथ बन रहा है, क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर बन रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा। तो यहाँ पर हम एक ऐसे लाइन से इसे टाइम एक्सिस रेफरेंस एक्सिस से जोड़ेंगे जिससे कि ये परपेंडिकुलर बन जाए। अब इनके एरियाज़ को निकालो and you will get the velocity. So velocity is equal to area between graph and time
एक्सिस। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं हमारे ग्राफ को, एक तो ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, ऐसे करके 4 एरियाज़ में डिवाइड कर लेते हैं। उनसे जो आंसर आएगा वो होगा। सभी वैल्यूज़ को देखते हुए चलना आप सब, है ना। तो अकॉर्डिंगली बात करें तो यहाँ इस रेक्टेंगल का एरिया, मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ, इजी पड़ता है। इस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 0 से 2 के बराबर। ब्रेथ कितनी है बेटा? ब्रेथ मतलब ये वर्टिकल वैल्यू है। वर्टिकल की वैल्यू तो वर्टिकल एक्सेस वाई एक्सेस पे मिलेगी, हाइट है ना, तो ये वाई एक्सेस पे मिलेगी। 0 से 10 मतलब 10। एरिया का काम ख़त्म हुआ इसका। बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस 2 से 3, तो बेस हो गया कितने का? 1 का। हाइट कितनी है? 10 के बराबर। अब इस वाले ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, वहाँ के बाद यहाँ लिख रहा हूँ। इस ट्राइंगल की 3 से 4, बेस कितना हुआ? बेस आपका 3 से 4, 1 का। हाइट कितनी है? -10। देन प्लस, अब इस वाले रेक्टेंगल की बात करें, ये रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 4 से 8, 4 के बराबर। ब्रेथ कितनी है? ये जो आपकी डेप्थ दिख रही है, हाइट दिख रही है, ये होगी -10। ठीक है, तो आप देखोगे ये और ये कैंसिल होके +5, ये और ये कैंसिल होके -5। ठीक है, ओवरऑल वैल्यूज़ क्या बनी एरियाज़ की? ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ओवरऑल वैल्यूज़ जो एरिया की बन रही है, ये हुआ 2 × 10 दैट इज़ 20। मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2 चीज़ें कैलकुलेट कराऊँगा। +5 -5 -40, इन सब को कैलकुलेट करना। ये हर एक पार्ट का एरिया है। ये फर्स्ट रेक्टेंगल का, सेकंड वाले ट्राइंगल का, थर्ड वाला ट्राइंगल का और ये फोर्थ रेक्टेंगल का। तो वेलोसिटी इज़, ये कैंसिल, वेलोसिटी इज़ -20 मीटर/सेकेंड। अगर इसी से स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ती तो जो 4 के 4 पार्ट आए हैं, ठीक है, जितने भी आपके 4 के 4 पार्ट के जो एरियाज़ आए थे उनको पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ रख दो। मतलब जो आपका जैसे 20 आया उसको प्लस के साथ, फिर अगली टर्म प्लस करी उसको मॉडुलस में, फिर अगली टर्म जो आपकी अगले पार्ट का एरिया आया उसको भी मॉडुलस में, और नेक्स्ट पार्ट का जो एरिया आया उसको भी मॉडुलस में। मॉडुलस का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। तो 20 + 5 + 5 + 40, व्हाट विल यू गेट? 20 + 5 + 5 10, 30, 30 + 40 70 मीटर/सेकेंड। ठीक है, इसमें माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ जस्ट अ मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ वी विल डील विद द कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। मतलब आपको एक ग्राफ दिया हो और उसकी मदद से दूसरे ग्राफ को बनाना हो, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ST ग्राफ, जिसे मैं पोजीशन टाइम, आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी मिल सकता है। इस ग्राफ में एक कॉन्सेप्ट को समझना है। सीधी बात पर आते हैं, इधर उधर की बातें कम। अगर आपको कर्व्ड ग्राफ मिले ऊपर की तरफ, इसका मतलब, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। अपवर्ड कनकेव, इसे मैं कनकेव कह सकता हूँ ना। अगर ये जो कनकेव है ये ऊपर की तरफ है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर ये ही कनकेव नीचे की तरफ है तो आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। हमें एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के साइन को देखकर हमें ये पता लगाना होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। इतने कॉन्सेप्ट को समझना है, सारे ग्राफ कन्वर्शन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, ज़रा समझते हैं इसका क्या इतना इम्पोर्टेंस और क्यों इतना बेनिफिशियल है। सेकेंड थिंग, आपको स्लोप पता करना आना चाहिए। स्लोप पता करने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात तो ये, ऐसा कोई एक पॉइंट जहाँ पर स्लोप 0 हो जाए। मतलब जैसे इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करे।
अगर ऐसा कोई एक पॉइंट जहाँ पर स्लोप 0 हो जाए, क्योंकि ये वाली लाइन टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी 0, 0 डिग्री पर 0 होता है। तो वहाँ पर ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सिमिलरली जैसे यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अब करना क्या है इसका, जैसे देखें ये ग्राफ था, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर ये 0 हो रहा है वहाँ की तरफ अपनी टाइम एक्सिस को शिफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि स्लोप देखने के लिए तो आना ही पड़ेगा आगे। ये टाइम एक्सिस शिफ्ट हो गई। तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ए ग्राफ है, इसके साथ देखिए एक्यूट एंगल कहाँ बन रहा है। देखो इस तरफ तो ऑब्ट्यूज बन रहा है, इस तरफ एक्यूट एंगल के लिए हमारा ग्राफ की तरफ मूवमेंट कैसा है, क्लॉक और एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। और अगर सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें हम टाइम एक्सिस से ग्राफ की तरफ आते हैं, टाइम एक्सिस जो हमारी रेफरेंस एक्सिस है उससे ग्राफ की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हमारा मूवमेंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो याद है ना, मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो आपका स्लोप, जिसे कि हम कहते थे m, ठीक है, वो होगा पॉजिटिव। अगर आपका मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ठीक है, तो आपका स्लोप होगा नेगेटिव। ठीक, अगर स्लोप नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी क्या हो गया, अगर उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस क्लॉकवाइज। बेटा 1 बजे का असर है, ठीक है। इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, इट इज़ क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपका स्लोप पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो इन टर्म्स को एक बार मैं आपके यहाँ पे कट कर रहा हूँ। ज़रा देखिए, ये मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गया यहाँ पर, नेगेटिव। ये मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो स्लोप क्या हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव, तो आप इसमें ये समझ सकते हो इतने पार्ट के लिए स्लोप जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, ठीक है। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, देखो ए पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। अगर इन दोनों के साइन अपोजिट आते हैं तो इसका मतलब वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, और डायरेक्शन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब नेगेटिव हाफ जो होगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट जो होगा उसकी तरफ डिक्रीज़ कर रहा है, उस डायरेक्शन में डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ देखें, इसमें तो कॉनकेव तो ऊपर ही, तो ए तो पॉजिटिव है, और ये वाला जो हाफ है, ये वाले हाफ में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एम पॉजिटिव मतलब आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव। ये दोनों के साइन सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव हाफ डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस होगी, पॉजिटिव वाई, ठीक है। चलो ये एग्जांपल से क्लियर होगा। आपको ना ये दे रखा है एक ग्राफ ऐसा और ऐसा, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ भी ए की वैल्यू कांस्टेंट है। अब आपसे बोला है इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। सबसे पहली बात, ये जो ए है ये कांस्टेंट है मान लिया, लेकिन ये क्या पॉजिटिव है, बिल्कुल। तो ए क्या है, पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव हाफ में है, तो आपकी वेलोसिटी इसका मतलब इंक्रीज़ कर रही है, मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है आपकी, वो भी पॉजिटिव ही होगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है तो वेलोसिटी भी आपकी पॉजिटिव में होगी। अब ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, सीधी बात, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो कॉनकेव ऊपर की तरफ होगा, 0 से देखें कॉनकेव ऊपर की तरफ।
फिर यहाँ पर सडनली आप एक्सेलरेशन नेगेटिव की तरफ आ गया है, एक्सेलरेशन कहाँ है, नेगेटिव की तरफ। तो कनकेव कैसा होना चाहिए, नीचे की तरफ। तो यहाँ से कनकेव को नीचे की तरफ घुमा दीजिए, ये आपका ग्राफ कन्वर्ट हो गया। अच्छा, किसी के दिमाग में है सर इसके लिए वेलोसिटी टाइम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कनकेव की बात हो गई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ज़रा सबसे पहले ना स्लोप चेक किया करो। स्लोप चेक करने गए तो हमें क्या पता लगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है मतलब dv/dt होगा, वो एक्सेलरेशन होता है। अगर इसे कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है तो आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और वो किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब इसको समझना है तो ये समझिए, देखो यहाँ से यहाँ एंगल है थीटा। अगर मैं इधर पर आपकी टाइम एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट करूँ तो ये भी एंगल थीटा सेम ही आएगा। अगर यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो भी एंगल ये थीटा सेम ही आएगा। तो आपका टेन थीटा तो सेम रहने वाला है इस पूरी लाइन में। टेन थीटा सेम होना मतलब स्लोप सेम होना। स्लोप क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। चलो अब लास्ट टॉपिक जो आज मैं करा रहा हूँ बेटा, इसके अलावा मेन जो आपकी वीडियो उससे देख लीजिएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक बात का ध्यान रखना, जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ये होगा। ठीक है, ये कब होगा इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर आप देखते हो कि जो ये स्लोप है ये आ रहा है पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर की तरफ मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है इसमें पॉजिटिव जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, अच्छा क्या कुछ और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर यही ग्राफ नीचे की तरफ बना दिया जाए, ये भी सही है, ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है। ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, बिल्कुल डेफिनेट है। ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ का मतलब क्या है, ए नेगेटिव, लेकिन ये एक्सेलरेटेड मोशन ही है। आप अगर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ए नेगेटिव है, कोई बात नहीं। हमारी जो ये वेलोसिटी वाला ग्राफ, ये टाइम एक्सिस है, टाइम से ग्राफ की तरफ आएंगे तो ये जो मोशन है ना ये आपका क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि स्लोप जो है वो हो गया आपका नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी हुई नेगेटिव। दोनों के साइन सेम है, अगर दोनों के साइन सेम है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। जब एक किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाता है तो उस समय आपका ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिटार्डेशन को कैसे शो किया जाए। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब ये रिटार्डेशन कैसे है इसका भी आइडिया लगा सकते हो आप क्या करें कि यहाँ देखिए कि इस तरफ जाके ये स्लोप क्या हो जा रहा है, हॉरिजेंटल हो जा रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। अगर आप इसके साथ टेंजेंट ड्रॉ करें और अगर यहाँ किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल है ज़्यादा, और यहाँ जाते जाते क्या हो जा रही है, हॉरिजेंटल। यहाँ पर स्टार्टिंग में भले ही जीरो होगी लेकिन ऊपर जाने पे वो लाइन जो है टेंजेंट जो बन रही है ऊपर की तरफ उठ रही है। तो ये जो है ये ग्राफ होगा आपका
रिटार्डेशन का, याद रखिएगा इसे, ठीक है। रिटार्डेशन का ग्राफ ऐसा होता है, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है। अब बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की, ठीक है। इसमें एक चीज़ को याद रखना, ए इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझाया हुआ भी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिसमें कहा जाता है ड्रॉप्ड वाला कॉन्सेप्ट। बेटा इसका कॉन्सेप्ट ये है, जो कोई भी पर्सन या जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस चीज़ को ड्रॉप कर रहा है, जैसे इस पर्सन की खुद की वेलोसिटी 0 है, तो ड्रॉप करते वक्त जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी, ठीक है। इसी का दूसरा एग्जांपल समझना, बलून वाला, कि बलून ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया। अगर बलून की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड होगी, तो जिस समय एट द इंस्टेंट व्हेन स्टोन इज़ बीइंग ड्रॉप्ड उसकी भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। वेलोसिटी पे इतना ज़ोर क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन भी उसे मिलेगी, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा कुछ छोटे से इंस्टेंट के लिए, ठीक है। अब ज़रा यहाँ समझिएगा, एक छोटे से क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे सपोज़ कि ये जो है टावर, इसकी हाइट h है, इस टावर के ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। अगर ये नहीं बता रहा कि जो पर्सन ड्रॉप करने वाला है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टेशनरी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वेलोसिटी 0 होगी। अगर बताता है जिसमें से बॉल ड्रॉप हो रही है वो मूव कर रहा है, तो फिर वो डेफिनेटली ड्रॉप करते वक्त उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वही होगा। तो ड्रॉप करा नीचे की तरफ, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में ये बॉल ग्राउंड तक पहुंच जाएगी, ठीक है। टाइम इन विच बॉल विल रीच ग्राउंड। तो बहुत बेसिक सी बात है, u 0 है, पुट कर दिया। ऊपर से नीचे कन्वेंशन याद है, डाउनवर्ड मोशन में वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव ली जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट ये है -h। एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन a इज़ -g, और आपको निकालने को कह रहा है t। 4 वेरिएबल हैं, इनके कॉम्बिनेशन से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s इज -h, u 0 इंटू t 0 प्लस हाफ इंटू -g t का स्क्वायर, -h इज इक्वल टू -g/2 t स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसर, 2h/g इक्वल्स टू t स्क्वायर। सो व्हाट इज़ t? 2h/g अंडर रूट। इतना टाइम लगेगा बॉल को ग्राउंड पर पहुंचने में, ठीक है। अगला कंसेप्ट समझते हैं, सेकंड, कि एक बॉल है, उसे ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, ठीक है, विद सम वेलोसिटी, विद वेलोसिटी u वेलोसिटी नाम दे दिया। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा? कैलकुलेट टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। कंसेप्ट पहले भी बताया हुआ है। एट मैक्सिमम हाइट द फाइनल वेलोसिटी बिकम, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम 0, फाइनल इनिशियल का नाम ही नहीं लेना, वेलोसिटी बिकम्स 0। तो जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होगा वहाँ पर वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। और a की वैल्यू तो हमेशा -g होती है। तो देखिए हम u लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी का नाम u ही दिया है, अपवर्ड है तो इसे पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी v 0 का कोई साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, a इज़ -g, और आपसे पूछ रहा है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ओके। अब पूछ टाइम रहा है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं इन चारों के कॉम्बिनेशन से कौन सी इक्वेशन बनती है। तो फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनली वेलोसिटी 0, इनिशियली वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन इज -g और टाइम है t।
तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं टाइम को, तो टाइम की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस से माइनस कैंसल, टी इस यू अपॉन जी। अच्छा, इसी में बोल दिया जाए सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालना चाह रहे हैं। तो देखो u की वैल्यू थी पॉजिटिव दिस, फाइनली वेलोसिटी 0, a की वैल्यू माइनस जी। अब हम निकालना चाह रहे हैं s। देखो s को मैंने कुछ असाइन नहीं करा, इसको अननोन दिया है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी उसका साइन जो है डायरेक्शन शो करेगा, क्योंकि ये वेक्टर है, टाइम था उसमें डायरेक्शन कोई बात नहीं। चारों वेरिएबल से इक्वेशन जो बनती है वो बनती है थर्ड, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v इज़ वॉट 0 स्क्वायर, u इज़ u स्क्वायर प्लस 2, आपका a है माइनस जी, s विद साइन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेजा तो माइनस यू स्क्वायर माइनस 2g s, व्हाट इज़ s, माइनस यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2g, कैंसिल हो गया। s की वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर अपॉन 2g पॉजिटिव, मतलब जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस इवेंट में पॉजिटिव डायरेक्शन, अपवर्ड इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, ये तो बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया। बलून वाले क्वेश्चंस को आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब लास्ट टॉपिक जो और हम देख रहे हैं, बेटा मैं शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट। अगर बेसिकली कॉन्सेप्ट से डील करने हैं तो आपकी मेन वीडियोस को ज़रूर देखें। ये शॉर्ट रिवीजन टाइप का वीडियो है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, बेटा सीधा फार्मूला देखिए, हमारे पास दो फार्मूले हैं। nth सेकेंड का फार्मूला होता है ये u प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, यहाँ पर a/2 मल्टीप्लाई में, मैं थोड़ा इसको और अच्छे से साफ साफ लिख दूँ तो इट इज़ u प्लस a/2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। देखो फॉर्मूले में बहुत साफ लिखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के लिए नहीं होता। फिर s फॉर n सेकेंड्स, n मतलब कोई भी नंबर ऑफ सेकेंड्स हो, 5 6 7, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ नहीं। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड मतलब 0 से लेके 6 सेकेंड, ठीक है, या फिर 1 से लेके 7 सेकेंड तक की जो भी 6 सेकेंड का टाइम होगा वो। और ये nth सेकेंड मतलब ये पोजीशन बता रहा है, ठीक है।